हेलो एवरीवन। चलिए जी, आज हम आपका डिस्कस करेंगे टॉपिक। आपको पता है कि जो हमने सीरीज़ चला रखी है ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के थ्रू, कि जिसमें हमने यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है उसमें कुछ लेबर लॉज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में क्या है कि जो भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो वर्क फोर्स के रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉयर्स का डिस्प्यूट हो, तो कैसे कैसे उसको सही किया जाएगा या उसके लिए क्या क्या प्रावधान है इस एक्ट के अंदर, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस एक्ट के। सबसे पहली चीज इस एक्ट की शुरुआत में हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आता है और ये फोर्स में आया 1 अप्रैल 1947 को। जैसे आपको पता है लास्ट हमने एक एक्ट पढ़ा था, ठीक है जी, फैक्ट्री एक्ट, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास करती है, फिर उसको वो फोर्स में आता है। सेम ऐसे ही इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया, फिर ये फोर्स में आता है 1 अप्रैल 1947। अब देखिए सेक्शन 2 जो है सब क्लॉज ट्रिपल ए, ये कहता है कि एवरेज पे का जो मतलब है, जो भी लोग काम कर रहे होंगे, क्योंकि डिस्प्यूट कई तरीके के हो सकते हैं, पे के ऊपर भी हो सकता है, तो जो एवरेज पे है उसको कैसे कंसीडर किया जाएगा। 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स इन केस ऑफ मंथली पेड। अगर किसी पर्सन को मंथली सैलरी मिल रही है तो उसकी एवरेज कैसे निकाली जाएगी, मतलब 3 महीने का 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स की उसकी एवरेज निकाली जाएगी, उसके बेसिस पे उसकी एवरेज सैलरी डिसाइड होगी। अगर वीकली पे करते हैं उसको तो 4 हफ्ते का 4 वीक्स का एक एवरेज निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे उसकी एवरेज वे डिसाइड होगी। हाँ, अगर डेली पेड वर्कर है, डेली पेड कोई वर्कर है जिसको डेली पैसा दिया जा रहा है, तो 12 फुल वर्किंग डेज, जो 12 दिन होते हैं पूरे वर्किंग डेज, उनकी एवरेज निकाली जाएगी और वो उसको डेली वेज वो दी जाएगी या डेली सैलरी उसको वो मिलेगी। तो एवरेज पे डिसाइड करने के 3 क्राइटेरिया हैं इस एक्ट के अंदर। पहला, अगर तो कोई डेली वर्कर है तो 12 डेज के बेसिस पे एवरेज पे डिसाइड होगी। अगर कोई मंथली वर्कर है जिसको मंथली सैलरी मिलती है तो 3 मंथ्स का उसको एवरेज निकाला जाएगा, और अगर किसी को वीकली मिलती है तो 4 वीक्स का एक एवरेज निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे उसकी सैलरी मतलब एवरेज पे डिसाइड करी जाएगी। क्लियर है इस चीज। चलिए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 2 सब क्लॉज ए या क्लॉज के, एनी डिस्प्यूट विच इज कनेक्टेड विद। डिस्प्यूट किसको कंसिडर किया जाएगा कि भाई डिस्प्यूट क्या है, ये डिस्प्यूट सिर्फ उसी को माना जाएगा कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशन ऑफ लेबर बिटवीन। या तो एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट का कोई डिस्प्यूट हो, या फिर कंडीशन हो लेबर, जैसे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स के बीच में डिस्प्यूट, जो मालिक है उनके बीच का कोई डिस्प्यूट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर और वर्क, जो एम्प्लॉयर है जिसने जॉब दी है और जो एम्प्लॉई है वर्कमैन, उनका डिस्प्यूट, वर्कमैन एंड वर्कमैन डिस्प्यूट, 2 डिफरेंट मान लो यूनियंस है, वहाँ पे कोई भी 2 यूनियन अलग बनी है, उनका कोई डिस्प्यूट है, वो भी किसके अंडर कवर होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंडर, इस सेक्शन के अंडर वो कवर होगा। तो ये डिस्प्यूट है जो इस सेक्टर के अंदर जिनकी ये बात करेंगे। इफ आगे देखिए और क्या कहता है, इफ एन एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक है fails to give employment to a workman on the following grounds, then it is referred as a layoff। अगर किसी पर्सन को जॉब नहीं मिलती, ठीक है जी, किसी पर्सन को जॉब नहीं दी जाती या उनको एम्प्लॉयमेंट, कोई एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयर जो मालिक है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देता इन ग्राउंड्स पे, तो उसको ले ऑफ माना जाएगा। ले ऑफ मतलब उनको निकाल दिया। जैसे कि कोल या पावर का या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए। सेकंड, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक्स का ज़्यादा इकट्ठा होना। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, मशीनरी का टूट जाना। नेचुरल क्लैमिटी और फॉर एनी अदर कनेक्टेड रीजन, नेचुरल क्लैमिटी और फॉर एनी अदर कनेक्टेड रीजन, जैसे कोविड आया तो नेचुरल क्लैमिटी थी, तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया था, ठीक है जी, कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर आप अगर कोई एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को निकालता है तो दैट इज ले ऑफ। क्लियर है ये चीज़। हाँ, अगर आप कहोगे कि फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी मतलब फाइनेंशियल पैसे की दिक्कत है, उसके बेसिस पे आपने निकाल दिया, तो ये ले ऑफ में नहीं आएगा। इस बेसिस के ऊपर आप किसी को नहीं निकाल सकते। ये क्लियरली एक बात लिखी गई है कि ये वो बेस नहीं हो सकता। किन के बेसिस पे ले ऑफ किया जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब जैसे लॉक इन होता है, लॉक इन मतलब आपने किसी को रूम में लिया और उसको लॉक लगा दिया, दैट इज लॉक इन। ठीक है जी। लॉक आउट होता है कि आपने किसी को बाहर भेज दिया
और आपने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, दैट इज लॉकआउट। तो लॉकआउट का मतलब टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ वर्किंग प्लेस। आपने अपनी जो वर्किंग प्लेस है उसको टेम्परेरी बंद कर दिया, लॉक कर दिया, जो भी वर्कर हैं वो बाहर रहेंगे, लॉकआउट कर दिया। सस्पेंशन ऑफ वर्क, कोई जो काम कर रहा है, जो वर्क चल रहा है वहां पे, उसको आपने खत्म कर दिया। सेकंड, थर्ड, कंडीशन इन विच एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन। ऐसी कोई कंडीशन जिसमें मालिक को लगे कि मैंने इस एम्प्लॉयर के लिए अपनी फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो दैट इज लॉकआउट। तो ये 3 तरीके से लॉकआउट किया जा सकता है फैक्ट्री में। वो आपका है या तो काम बंद हो जाए, या तो फैक्ट्री को टेम्परेरी बंद कर दिया जाए, या काम खत्म हो जाए, या मालिक चाहे कि इस एम्प्लॉय को नहीं अंदर लिया जाएगा। अब बात आती है रीट्रेंचमेंट। ये भी एक तरह से टर्मिनेशन ऑफ वर्कमैन है ऑफ अ सर्विस बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन। इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। किसी भी चीज़ को देखे रीट्रेंच मतलब उसको टर्मिनेट किया जा सकता है कि मुझे आपको नहीं रखना, ठीक है जी। ये क्या चीज़ें इसमें नहीं इंक्लूड होती? पहला, अगर वो बंदा खुद से रिटायरमेंट ले, रिटायरमेंट ऑन द एज ऑफ सुपर एनुएशन, अगर माना कि उसकी 20 साल वो जॉब कर सकता है, फिर रिटायरमेंट होगी, वो पूरी हो जाए। नॉन रिन्यूअल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कई लोग काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं, तो अगर उसको ना रिन्यू किया जाए तब भी उसको रिट्रेंच किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूड इलनेस, बहुत लंबे समय से वो बीमार हो, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं, दीज ग्राउंड्स आर नॉट कवर अंडर रीट्रेंचमेंट। उसको जो सर्विस दी जाती हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं, ठीक है जी, कि हाँ हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं रखेंगे। सिर्फ इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें ये चीज़ें कवर नहीं होती हैं, ये आप ध्यान रखोगे। अब वर्क्स कमेटी की अगर बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। मतलब मालिक और जो नौकरी करते हैं उनके एक इक्वल नंबर होंगे वर्क कमेटी के अंदर। shall be constituted by the employer in any industrial establishment in which 100 or more workmen are employed। जिसमें 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ ये वर्क कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों होंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों होंगे, इक्वल उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी और मिनिमम 100 मेंबर वहाँ पे या 100 वर्कमैन होने चाहिए, तो वहाँ ये चीज़ बनाई जाएगी। क्लियर? लेबर कोर्ट्स, अगर हम बात करते हैं लेबर कोर्ट्स की, एंड ट्रिब्यूनल्स, सेक्शन 7 and 7A shall consist of only one person appointed by appropriate government। Following are the common qualification for presiding of a labor court or a tribunal। जनरली लेबर कोर्ट के लिए एक बंदा लगाया जाएगा, ठीक है जी, सरकार के द्वारा या ट्रिब्यूनल में। वो होगा कौन? जज ऑफ अ हाई कोर्ट, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years। कोई डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, नॉट लेस देन 3 years का जिसको एक्सपीरियंस हो। डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ द स्टेट लेबर डिपार्टमेंट हैविंग अ लॉ डिग्री एंड एटलीस्ट 7 year एक्सपीरियंस इन द लेबर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। कोई भी डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर को लगाया जा सकता है जिसके पास एटलीस्ट 7 सालों का एक्सपीरियंस हो, इंक्लूडिंग जिसके अंदर 3 सालों का उसको कॉन्सिलिएशन ऑफिसर का भी एक्सपीरियंस हो। जो अगर फैक्ट्री में डिस्प्यूट हो जाए तो कॉन्सिलिएट करवाते हैं कि दोनों की कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, तो वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर का भी 3 साल का एक्सपीरियंस उसे होना चाहिए। या फिर ग्रेड 3 ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो। अपार्ट फ्रॉम द अबव एनी पर्सन जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगाएगा हेल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 7 years। कोई भी पर्सन जो 7 साल इंडिया की जिसने जुडिशियल सर्विस को होल्ड किया हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट फॉर नॉट लेस देन 5 years। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा लेबर कोर्ट का, वो अंडर द स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट फॉर नॉट लेस देन 5 years, 5 साल से वो कम नहीं होगा, इतने साल के लिए लगाया जाएगा। नेशनल ट्रिब्यूनल की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 person। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल मस्ट बी अ पर्सन हु वर्कड और हैज़ बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। जो नेशनल ट्रिब्यूनल का मेंबर होगा, बंदा होगा, वो एक होगा और वो एटलीस्ट हाई कोर्ट का जज रहा हो या होना चाहिए, तो वही लगाया जाएगा। देखो ध्यान दो, एक बात चली है ट्रिब्यूनल की, मैं थोड़ा पॉलिटी में जा रहा हूँ क्योंकि वो भी एक, अगर मैं ट्रिब्यूनल्स की बात करता हूँ,
एक्चुअली ट्रिब्यूनल जो थे, जब संविधान बना तो ट्रिब्यूनल हमारे संविधान का पार्ट नहीं थे। ट्रिब्यूनल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। ट्रिब्यूनल्स को संविधान में 42nd अमेंडमेंट हुई 1976। स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर इंडिया में ट्रिब्यूनल्स बनाए गए डिफरेंट चीज़ों के लिए। अब जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक आर्टिकल है 323A और एक है 323B। एक में बात होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, एक में बात होती है नॉर्मल ट्रिब्यूनल्स की, अदर ट्रिब्यूनल्स की। 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, 323B में अदर टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कोई भी पब्लिक सर्विस है, सरकारी नौकरी है, उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसके लिए ट्रिब्यूनल वो 323A के अंदर, और बाकी ट्रिब्यूनल्स 323B के अंडर बनाए जाएंगे। तो ये ट्रिब्यूनल की शुरुआत वहाँ से हुई है, आप कह सकते हो। यहाँ पहले एक्ट के अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। अब बात आ गई कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है। ग्रीवेंसेस मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रीड्रेस करना है, सही करना है। तो एक कमेटी है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के होंगे मस्ट बी सेटअप इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट। एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, जैसे वर्क कमेटी बनाई थी, ऐसे ही कोई कंप्लेंट है उसको रीड्रेस करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के बराबर मेंबर होंगे। ये सिर्फ बनेगी तब अगर वहां पे 20 और 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। 20 और मोर, इससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी। और इस कमेटी के मेंबर जो है वो 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 6। 6 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। देयर शैल बी 1 वुमेन, अगर 2 मेंबर्स की बॉडी है तो 1 वुमेन होनी चाहिए, अदरवाइज प्रपोर्शन मेंटेन किया जाएगा। अगर वो 2 मेंबर की बॉडी है तो उसमें एटलीस्ट 1 वन क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। तो ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर बनाई जाती है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रेफर द डिस्प्यूट टू, जो एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कोई भी डिस्प्यूट अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसको रेफर कर सकती है। पहला लेबर कोर्ट को, किसको कर सकती है जी, लेबर कोर्ट। एक आपको बात बता दूं, जो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ रहे हैं इसके टोटल 5 स्केड्यूल्स हैं, 5 स्केड्यूल हैं, 5 शेड्यूल कह सकते हो। तो जो इस एक्ट का जो सेकंड शेड्यूल है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो सेकंड शेड्यूल है ये किसकी बात करता है जी, लेबर कोर्ट्स की। किसकी बात करता है, लेबर कोर्ट्स। और जो ट्रिब्यूनल है, अगर मुद्दा ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाता है तो ये ट्रिब्यूनल की जिक्र जो है वो 3rd शेड्यूल में है। सेकंड नहीं आप लिख सकते, उसका जिक्र कहां पे है जी, 3rd शेड्यूल में उसका जिक्र है। क्लियर होगी ये बात। तो ट्रिब्यूनल्स की अगर बात होगी तो 3rd शेड्यूल, लेबर कोर्ट की बात होगी तो 2nd शेड्यूल। लेबर कोर्ट, इफ द डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू 3rd शेड्यूल एंड इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट मोर देन 100 वर्कमैन, अगर कोई डिस्प्यूट है अगर वो 100 से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहा, 3rd एंड नॉट लाइकली टू इफेक्ट मोर देन 100 वर्कमैन, अगर 100 से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहा या उससे वो प्रभावित नहीं हो रहे, तो ऐसा मुद्दा जो सरकार है वो लेबर कोर्ट के पास भेज सकती है ट्रिब्यूनल की बजाय। अ कोर्ट शैल रिपोर्ट ऑर्डिनरी विद इन 6 मंथ, और जो कोर्ट है उसको 6 महीने के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 6 महीने के अंदर अंदर सरकार को बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा क्या हुआ, अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी पड़ेगी। क्लियर है जी, ये चीज़ सिंपल चीज़ है। 2nd शेड्यूल और 3rd शेड्यूल आप याद रखोगे। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। स्ट्राइक्स जनरली आप समझ गए होंगे, आर प्रोहिबिटेड इन द फॉलोइंग केसेस। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स जो हैं इनको रोका जाता है सर्टेन केसेस में, जैसे विदाउट गिविंग नोटिस विद इन 6 वीक बिफोर स्ट्राइकिंग और लॉकिंग आउट। ये अगर आपने स्ट्राइक और लॉकआउट करने से पहले, स्ट्राइक वर्कर करते हैं, लॉकआउट कौन करता है, मालिक, अगर ये करने से पहले
आपने बिना 6 हफ्ते का नोटिस दिए पहले ये किया तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। हम चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो एक्ट आज का एक्ट है कि डिस्प्यूट क्यों होते हैं। अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो वो केस जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्यूट हो जाएगी चीज़ की, ऐसा नहीं ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आपको करना पड़ेगा। विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, आप स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं कर सकते। जिस दिन ये नोटिस दिया उसके 14 डेज के अंदर अंदर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट इन द नोटिस, जिस दिन लॉकआउट की या स्ट्राइक की डेट, मान लो बोल दिया कि 10 दिन के लिए स्ट्राइक, 10 दिन के लिए लॉकआउट, जिस दिन उसकी डेट खत्म हुई उसके बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ड्यूरिंग कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग, अगर कोई भी मुद्दा, फैक्ट्री का कोई भी डिस्प्यूट कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के सामने डिस्कस हो रहा है कि भाई इसको हमने क्या करना है, उस दौरान आप स्ट्राइकिंग और लॉकआउट नहीं कर सकते। और देखो, स्ट्राइकिंग करना वर्कर्स के हाथ में, लॉकआउट एम्प्लॉयर के हाथ में है, और ना ही डिसीजन आने के 7 दिन बाद ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है जी, एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल एंड 2 months आफ्टर द कॉन्सिलेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, ना ही ये स्ट्राइकिंग और लॉकआउट हो सकता है जब प्रोसीडिंग इनके सामने चल रही हो, ना ही हो सकता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन पीरियड ऑफ अ सेटलमेंट और एन अवार्ड। जब सेटलमेंट की बात चल रही हो, जब अवार्ड की बात चल रही हो कि क्या देना है क्या नहीं देना, उस दौरान भी स्ट्राइकिंग और जनरली लॉकआउट्स नहीं हो सकते। एक चीज़ है, जब हम बात करते हैं जी स्ट्राइक्स, तो स्ट्राइक्स में कुछ डिफरेंट तरह की स्ट्राइक्स आती हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्राइक्स। कौन सी स्ट्राइक्स है जी? प्राइमरी स्ट्राइक्स। प्राइमरी स्ट्राइक्स में कौन कौन सी चीज आती है? जैसे स्टे इन, सबसे पहली चीज क्या आती है जी? स्टे इन, या फिर आप कह सकते हो टूल डाउन, वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया, या फिर अगर सर्विस सेक्टर है तो वो बोल देंगे पेन डाउन कि हम नहीं लिखेंगे जी, कुछ हम नहीं करेंगे। तो ये दीज आर द प्राइमरी स्ट्राइक्स, जिसमें स्टे इन, टूल डाउन या फिर पेन डाउन, ये ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। तो दीज ऑल आर फीचर ऑफ प्राइमरी स्ट्राइक्स। किसका फीचर है ये? प्राइमरी स्ट्राइक्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सभी तरह की चीज़ों को लीगल मानता है, बट अगर आप घेराव, एक वर्ड होता है घेराव करना, घेर लेना, घेराव इज अ इलीगल, घेराव को लीगल नहीं माना जाता, ये एक इलीगल चीज़ है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। घेराव इज नॉट अ लीगल। बाकी स्ट्राइक करना, लॉकआउट करना, सारी चीज़ें लीगल है एक प्रोसीजर के थ्रू, बट घेराव करना इलीगल माना जाता है इस एक्ट के अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। अब कोई भी बंदा, किसी को क्या माना जाएगा कि ये बंदा इस फैक्ट्री में कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है या नहीं, तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी? अब वर्कमैन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और 6 months, अगर वो कुछ चीज़ों को फुलफिल करता है। इफ वर्कमैन हैज़ वर्कड फॉर द फॉलोइंग डेज ड्यूरिंग 12 और 6 कैलेंडर मंथ रिस्पेक्टिवली। जैसे कि किसी भी बंदे को कैसे माना जाएगा कि कॉन्टिन्यूस वर्कर है 1 साल या 6 महीने से? अगर कोई भी पर्सन 190 डेज या फिर 95 डेज काम करे इफ एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इन अ माइन, अगर वो किसी माइनिंग सेक्टर में काम कर रहा है, तो अगर मैं साल की बात करूं, ईयर की बात करूं तो 190 डेज, और अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो 95 डेज। तो अगर कोई बंदा इतना काम करता है 1 साल में या 6 महीने में, तो वो एक कॉन्टिन्यूस सर्विस के अंदर उसको कंसीडर किया जाएगा। और अगर वो कोई और काम कर रहा है माइनिंग में नहीं, तो 240 डेज एंड 120 डेज। 6 महीने वाला बंदा 120 दिन काम कर रहा है, 1 साल वाला बंदा 240 दिन काम कर रहा है, तब उसको बोला जाएगा कि एक कॉन्टिन्यूस सर्विस है। क्लैरिटी होगी इस चीज़ की, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछ सकता है, डेज के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद अब वर्कमैन इन अ कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 year, अगर कोई भी बंदा काम कर रहा है नॉट लेस देन 1 year, शैल बी रीट्रेंच्ड ओनली, उसको निकाला जा सकता है सिर्फ। ऐसे नहीं उसको कि भाई वो लगातार 1 साल से काम कर रहा है कॉन्टिन्यूस आपकी सर्विस में और आपने आज उसको निकाल दिया, उसको निकाला जाएगा 1 महीने का, उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा क्यों निकाला जा रहा है, और उसको नोटिस पीरियड में सैलरी दी जाएगी कि भाई ये लो आपकी सैलरी इस महीने की, हमने आपको नोटिस दिया, आपको निकाल रहे हैं, बट सैलरी हम देंगे। दूसरी बात, उसको कंपनसेशन दी जाएगी इक्वलेंट टू 15 डेज
एवरेज पे, जो उसकी एवरेज पे है उसका 15 दिन की उसको कंपनसेशन दी जाएगी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस। नोटिस इज सर्व्ड ऑन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नोटिस भी सर्व किया जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। रीट्रेंचमेंट सिर्फ तभी हो सकती है, पहले हमने क्या पढ़ा कि रीट्रेंच कर सकते हो बिना कोई रीज़न दिए, बट यहाँ पे क्या है, अगर कोई पर्सन कंटिन्यू सर्विस में है आपकी कंपनी में 1 साल से, फिर आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप उसको निकाल सकते हो। Notice in the prescribed manner on the appropriate government shall be served by an employer who intends to close down or undertaking at least 60 days before the date of closure। अगर कोई कंपनी आपने बंद करनी है मालिक ने, तो वो सरकार को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 60 दिन पहले नोटिस देगा कि मैं ये फैक्ट्री बंद करने जा रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे 50 से कम लोग हैं, लेस देन 50 वर्कर्स। अगर 50 से कम लोग हैं तो वहां आपको सरकार को 60 दिन पहले अपना नोटिस देने की जरूरत नहीं है। टू द अंडरटेकिंग सेटअप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, कैनाल्स, डैम्स और अदर वर्क और प्रोजेक्ट्स, जो इस फील्ड में काम करते हैं, बिल्डिंग में, ब्रिजेस में, रोड्स में, कैनाल्स में, डैम्स में, इन लोगों को जब अगर आपने काम बंद करना है, क्योंकि ऐसे काम है कि जिस दिन ब्रिज बन गया काम बंद, डैम बन गया काम बंद, तो इसके लिए भी सरकार को आपको 60 दिन पहले बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बंद करने जा रहा हूँ। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल गिव एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट इन द अंडरटेकिंग और डेथ ऑफ द एम्प्लॉयर और एनी अदर रीजन। एप्रोप्रिएट सरकार ये अलाउ भी कर सकती है कि भाई फैक्ट्री बंद कर दो बिना 60 दिन नोटिस दिए, अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या मालिक की डेथ हो जाती है, तो ये भी एक रीज़न है। अगर कोई भी पर्सन, देखो डिस्प्यूट आपने समझ लिया, डिस्प्यूट तब होगा अगर इन लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। अगर कोई भी पर्सन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस करता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट होगी 6 महीने की और 1000 तक का फाइन हो सकता है, 6 मंथ या फिर 1000 का फाइन उसको, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और क्या है, अगर कोई बंदा इलीगल स्ट्राइक कर रहा है, मतलब एक तो होता है लीगल, एक होता है इलीगल करना, जैसे हमने बात की थी कि पहले उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं क्यों स्ट्राइक करने जा रहा हूँ कुछ दिन पहले, अगर उसने ऐसे ही स्ट्राइक शुरू कर दी तो मतलब इलीगल है, तो वो 1 महीने की सज़ा और 50 रुपीज़ का उसको फाइन हो सकता है। 1 मंथ 50 रुपीज़ का फाइन, या दोनों हो सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर हु कमेंसेज और कंटिन्यूज एन इलीगल लॉकआउट, लॉकआउट कौन करता है, मालिक, अगर उसने इलीगल तरीके से लॉकआउट कर दिया तो वो 1 महीने की सज़ा या मैक्सिमम फाइन उसको 1000 रुपीज़। अगर कोई वर्कर इलीगली स्ट्राइक कर दे तो उसको 1 महीने की सज़ा, 50 रुपये फाइन, या दोनों। अगर कोई मालिक लॉकआउट कर दे तो उसको 1 महीने की सज़ा या 1000 रुपये फाइन, ये दोनों। अब आप कह रहे होगे सर इतना कम फाइन में तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, 1947 में ये एक्ट बनाया था हमने। एनी पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल एड, कोई पर्सन अगर पीछे से कोई फाइनेंशियल एड कर रहा है, ठीक है जी, जो कि इंस्टिगेट्स कर रहा है अदर टू टेक पार्ट इन इलीगल स्ट्राइक्स, इलीगल स्ट्राइक करने में कोई बंदा पीछे से एड कर रहा है या लॉकआउट में, उसके लिए भी 6 महीने की सज़ा या उसको 1000 रुपीज़ का फाइन देना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ है। तो ये है जी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है। अगर कोई भी बंदा, कोई मान लो सेटलमेंट हो जाती है कि हाँ भाई हम आपको इतनी सैलरी देंगे, ऐसा देंगे, अगर उसकी कोई बंदा ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है, तो वो भी 6 महीने की सज़ा या फाइन हो सकता है उसको। इफ़ ब्रीच इज कंटिन्यूइंग वन, द फाइन में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द ब्रीच कंटिन्यूज आफ्टर द फर्स्ट कन्विक्शन। अगर वो बार ब्रीच हो गई, उसके ऊपर फाइन लग गया, सब कुछ हो गया, सज़ा होगी, फिर भी वो कंटिन्यू कर रहा है उस चीज़ को, तो हर दिन का 100 रुपया उसको फाइन लगेगा फॉर एवरी डे, जितना टाइम वो चलेगी। अब आगे बात करते हैं। इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट अ प्रोटेक्टेड वर्कमैन, प्रोटेक्टेड वर्कमैन का मतलब रेफर्स टू अ वर्कमैन हु इज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड अ नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन शैल बी 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड। एक्चुअली प्रोटेक्ट आपसे पूछ सकता है द वर्ड प्रोटेक्टेड वर्कमैन कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। होते कौन है, हु इज द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो एक ट्रेड यूनियन आप रजिस्टर्ड करवाओगे, किसी भी कंपनी में जो लेबर होती है उनकी अलग अलग ट्रेड यूनियंस होती हैं, तो ट्रेड यूनियन के अंदर अगर आप
एग्जीक्यूटिव हो या ऑफिस बेयरर हो तो आप क्या हो, एक प्रोटेक्टेड वर्कमैन हो। तो मीन्स, और उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं कि भाई हर किसी को प्रोटेक्टेड वर्कमैन बना दो, प्रोटेक्टेड वर्कमैन सिर्फ 1% हो सकते हैं। किसका? टोटल नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड। ये लोग मेन जो ऑफिस में बैठते हैं ट्रेड यूनियन के, तो ये टोटल 1% हो सकते हैं। जितनी, मान लो अगर वहाँ पे 500 लोग हैं तो उसका 1% होगा भाई, ठीक है, तो 5 लोग होंगे सिर्फ, तो इतनी इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है। मिनिमम 5 प्रोटेक्टेड वर्कमैन हो सकते हैं और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। मिनिमम 5 हो सकते हैं और मैक्सिमम 100 वर्कमैन हो सकते हैं। 5 से लेके 100 के बीच में प्रोटेक्टेड वर्कमैन हो सकते हैं। A workman who is a party to a dispute shall be represented in any proceeding by the following। क्या लिखा है? कहता था a workman who is party to a dispute shall be represented in any proceeding by the following। कोई भी अगर वर्कमैन है, कोई भी अगर लेबर का बंदा है, who is a party to dispute, अगर उसने कोई गलत किया है, कुछ इलीगल किया है, तो वो डिस्प्यूट हो गया, तो who is a party to dispute shall be represent, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? एनी एग्जीक्यूटिव मेंबर और ऑफिस बीरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ विच ही इज अ मेंबर। जो उस, मान लो कोई पर्सन है, मैं हूँ एक कंपनी में, मैं किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर हूँ, अगर मैं कोई इलीगल चीज़ करता हूँ तो मेरी जगह पे रिप्रेजेंट मुझे कौन करेगा? ट्रेड यूनियन के जो मेन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे या ऑफिस बेरर होंगे, वो मेरी जगह मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। एनी एग्जीक्यूटिव मेंबर और अदर ऑफिस बेरर ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस टू विच द ट्रेड यूनियन इज एफिलेटेड। अगर मेरी ट्रेड यूनियन किसी से एफिलेटेड है, किसी और बड़ी ट्रेड यूनियन से एफिलेटेड है, तो वो लोग मेरी उस बंदे की जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। इफ वर्कर इज नॉट अ मेंबर of any trade union, then any executive member or office bearer of any trade union connected with the industry in which the worker is employed may represent। अगर वो वर्कर किसी भी ट्रेड यूनियन का नहीं है तो कोई भी ट्रेड यूनियन अगर उस फैक्ट्री में है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकती है। तो आपको समझ लग गया प्रोटेक्टेड वर्कमैन क्या होते हैं? जो वो लोग जो ट्रेड यूनियन के मेन पर्सन होते हैं, अगर कल को उनका कोई बंदा कोई इलीगल चीज़ कर देता है तो वो उसकी जगह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लैरिटी होगी जी? कौन कौन ऐसा करेगा? एन एम्प्लॉयर, अगर कोई मालिक हु इज अ पार्टी टू डिस्प्यूट, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? एन ऑफिसर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ विच ही इज अ मेंबर। एसोसिएशन होगी जो एम्प्लॉयर्स की, जिसका वो, मान लो एक कोई मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो जो हमारी जो कंपनियों के मालिकों की एक एसोसिएशन होगी तो वो मेरी जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफिसर ऑफ द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर, जिसमें पहली जो एसोसिएशन है, जो एसोसिएशन पहले मालिकों की एसोसिएशन है, वो आगे किसी बड़ी फेडरेशन के साथ रजिस्टर्ड होगी तो वो कर सकते हैं। इफ़ एम्प्लॉयर इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन, फिर कोई भी एसोसिएशन आके रिप्रेजेंट कर सकती है उसको। ठीक है जी। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए हो गया। एम्प्लॉयर के लिए हो गया कि कोई एसोसिएशन का वो मेंबर होगा, वो रिप्रेजेंट करेगी। एम्प्लॉय के लिए हो गया कोई ट्रेड यूनियन होंगे तो उनके मेंबर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए टोटल 27th क्लॉज तक है। आपका जो पहला शेड्यूल है इस एक्ट का, वो बात करता है उन इंडस्ट्रीज़ की जो कि करी गई हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जिनकी लोगों को ज़रूरत होती है, वो वाली इंडस्ट्रीज़ को पहले शेड्यूल में रखा गया है। क्लियर है चीज़? सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल बात करते हैं आपकी मैटर्स दैट आर विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल रिस्पेक्टिवली, हमने बात करी है। फोर्थ शेड्यूल आपकी बात करते हैं कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर चेंज ऑफ विच नोटिस इज टू बी गिवन। अगर कल को जो फैक्ट्री में काम चल रहा है उसकी हमने कंडीशंस को चेंज करना है, तो वो फोर्थ शेड्यूल ये बात करता है कि कंडीशन ऑफ सर्विस जो चेंज करनी है तो उसके लिए नोटिस दिया जाएगा। लास्ट फिफ्थ शेड्यूल इज रिगार्डिंग द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अगर लेबर के साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं तो उसके लिए फिफ्थ शेड्यूल है। तो भाई ये पांचों शेड्यूल आपसे पूछ सकता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के 5 शेड्यूल किस बारे में बात करते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था, दिस इज ऑल रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसके क्वेश्चंस आपको ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको अवेलेबल है। आप एक बार टेस्ट अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में नॉलेज है, तो वहाँ आप जाके टेस्ट देख सकते हो जी। ओके जी, थैंक यू।